दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है कि कोई मिस्टर पंकज है, उनका ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन है, उसके मदद से फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि जो एडजस्टमेंट्स दिए गए होते हैं उनकी लगभग दो इफेक्ट होती है, राइट। बाकी जो ट्रायल बैलेंस की चीज़ें होती हैं उनका सिंगल इफेक्ट ज़्यादातर होता है। तो दोस्तों देखो, अब सबसे पहले हमारा बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। अब कैसे लिखना है वो आप समझ चुके हो। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/15, इस तरीके से आप ये पूरा लिखोगे। अकाउंट है इसलिए इस तरफ डेबिट और इस तरफ क्रेडिट लिखना नहीं भूलना है। यहाँ पे आपका होता है पर्टिकुलर्स, ये होता है आपका अमाउंट, ये होता है आपका पर्टिकुलर्स और ये होता है आपका अमाउंट। अब दोस्तों सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, जैसे ही आप शुरुआत करते हो दिन की तो आप देखते हो कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन में आपको कहीं पे स्टॉक नज़र आ रहा होगा और वो दिया हुआ है 1/4/14 को, 1 अप्रैल को आपका स्टॉक है 90,000 रुपये, मतलब कि ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। अब बच्चों स्टॉक पड़ा है, अब हमें क्या करना होगा, हमें करनी होगी खरीदारी। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में आपको परचेज का अमाउंट दिया है और वो दिया है आपको 9 लाख रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। देखो अब बच्चों परचेज जब हो तो सीधा सीधा इसको कभी यहाँ पे मत लिखना। परचेज की बहन परचेज रिटर्न तो कहीं होगी ही होगी, एंड शायद हो सकता है कि उसके रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स भी हो। तो देखो दोस्तों, एक तो मुझे परचेज रिटर्न तो तुरंत क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, देखो परचेज डेबिट पे, परचेज रिटर्न क्रेडिट पे। परचेज रिटर्न दिख रहा है तो यहाँ से हमें माइनस करना होगा परचेज रिटर्न, जो कि आपको दिया हुआ है 30,000 रुपीज़, खरीदा उसमें से इतना आपने वापस कर लिया। उसके बाद बच्चों नीचे देखो, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट बोल रहा है कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज है 60,000। इसका मतलब कि भाई खरीदा है लिखना भूल गए हो, तो अनरिकॉर्डेड परचेज को आप जोड़ दोगे कि भाई इतना हमने खरीदा था पर लिखना भूल गए थे। फिर उसके तुरंत बाद लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, अरे देखो सॉरी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, कि भाई ये हमने वापस किया था पर वो भी हम लिखना भूल गए हैं, वापस किया है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोस्तों इससे हमें ये आइडिया आता है कि कितने गुड्स अपने पास पड़े हैं। फिर दोस्तों और कुछ ध्यान में देखो, क्या और कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो गुड्स रिलेटेड हैं, जिसमें गुड्स आपके पास से जाते होंगे, है ना दोस्तों। देखो एक ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है कि भाई गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं। तो ड्रॉइंग्स कितना विड्रॉ किया है दोस्तों, विड्रॉ किया है आप लोगों ने 7,500, तो वो भी गुड्स आपके पास से चले गए। फिर देखो कोई और कारण से तो गुड्स गए नहीं है गए हैं। देखो बच्चों 7th नंबर का ट्रांजैक्शन वो हम भूल गए, उसमें देखो लिखा है 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड्स जो हैं बाय फायर अपने चले गए हैं 15,000 रुपये। अब बच्चों हम इसका बैलेंस निकालेंगे, चलो आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूं। ओके, तो बच्चों ये अपना बैलेंस अब आ रहा है 9 लाख।
राइट। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको बोला है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ट्रेडिंग में आते हैं। तो एक तो बच्चों आता है वेजेस। वेजेस बच्चों देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 60,000। अब बच्चों इतना तो आपने चुका दिया है, आपके ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, पर साथ साथ में बच्चों देखो नीचे कहीं पे भी आपको वेजेस आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। 6 नंबर का एडजस्टमेंट देखो बच्चों, मतलब कि 60,000 दे दिए हैं एंड अभी भी आउटस्टैंडिंग है 15,000। तो टोटल तुम्हारी मजदूरों की मजदूरी 60,000 दे दी, 15,000 चुकानी बाकी है, तो मजदूरी का खर्चा आपका हुआ है 75,000 रुपए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कई बच्चे एक पॉइंट भूल जाते हैं और जैसे मैंने अभी लिखा वैसे ही यहां पे लिख देते हैं, बट आप 8th नंबर का एडजस्टमेंट देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 8th नंबर का एडजस्टमेंट, अब 8th नंबर के एडजस्टमेंट में, सॉरी 9th नंबर का, 9th नंबर के एडजस्टमेंट में आपको बच्चों दिया हुआ है कि जो लेबर चार्जेस हैं वो गलती से आपने मशीन वाले भी इसमें डाल दिए हैं, मतलब कि जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का चार्ज है वो भी आपने इस मजदूरी में डाल रखा हुआ है, जो कि गलत है। तो मतलब कि ये जो 75,000 आपने लिखा ये आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको इसमें से मशीन के चार्जेस जो हैं, जो कि आपको दिए हैं 7,500, वो आपको निकालने पड़ेंगे। क्यों? अब बच्चों इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। मशीन के इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो हैं वो कैपिटलाइज होते हैं, मतलब कि वो एसेट की वैल्यू में जुड़ जाते हैं, जो कि आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी ध्यान में लिया होगा, राइट। इसलिए बच्चों ये जो लेबर चार्जेस मशीन के इंस्टॉलेशन के हमने इसमें इंक्लूड किए वो हम नहीं कर सकते, उसे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों अपने लेबर चार्जेस नेट अब आएंगे 67,500। उसके बाद बच्चों कैरेज इनवर्ट देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट जो कि दिया हुआ है आपको 15,000। तो कुल मिला के इतना खर्चा जो है वो आपका यहां पे हुआ है। उसके बाद बच्चों पूरा बिजनेस किस चीज पे टिकता है यार? बेचने के लिए तो बिजनेस किया है। सेल्स आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, देखो क्रेडिट साइड पे बेटा अमाउंट दिया हुआ होगा 15 लाख रुपए। अब एडजस्टमेंट के हिसाब से देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स है, देखो नीचे देखो क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है ना, क्रेडिट सेल्स हैं जो कि आप लिखना भूल गए हो, आपने बेचा है तो आप यहां पे लिख लोगे। उसके बाद बच्चों अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न वो आप माइनस कर दोगे, जो कि है 22,500। अरे हाँ, और सेल्स की बहन सेल्स रिटर्न, नॉर्मल सेल्स रिटर्न भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, नॉर्मल सेल्स रिटर्न भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जो कि है 60,000, राइट। डेबिट साइड वाला अमाउंट होगा बच्चों। तो इतनी चीजों की इफेक्ट देने के बाद अपना सेल्स बचता है कैलकुलेट करो बेटा, आप भी कैलकुलेट करो, 1492500, 1492500। ठीक। फिर बच्चों देखो बिजनेस में कभी कभार स्टॉक भी बचा हुआ होता है, तो स्टॉक भी आपका बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, और वो आपको दिया हुआ है 156,750, 156,750। देखो बच्चों मिला बच्चों क्लोजिंग स्टॉक? नहीं मिला सर, आपने कैसे लिख लिया ये 156,750? तो बच्चों देखो बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो लोअर हो उसको सिलेक्ट किया जाता है। अब आपने इस क्वेश्चन में बोला है
कि जो टोटल आपका 1,65,000 का क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, बहुत ध्यान रखना यहाँ पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,65,000 out of which market value of 50% of stock is 10% more and market value of remaining stock of goods is 10% less। तो देखो पहले तो हम इसके दो हिस्से कर देते हैं। 1,65,000 डिवाइडेड बाय 2 करो तो बेटा ये हो जाएगा 82,500, ये भी हो जाएगा 82,500। अब यहाँ पे कहना है कि मार्केट वैल्यू आधे की 10% ज़्यादा है, मतलब कि मार्केट वैल्यू कितनी है 90,750 और आधे की 10% कम है, मतलब कि ये आपकी -10% करोगे तो आएगा 74,250। अब बच्चों मैंने आपको पहले ही बोल दिया है लोअर वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं बच्चों? लोअर वैल्यू। तो इतने तो होशियार होंगे आप लोग। देखो बच्चों, ये छोटी वैल्यू है आपकी इन दोनों में से और इन दोनों में से छोटी वैल्यू है ये। तो 82,500 और 74,250 को आप जोड़ोगे तो बच्चों आपको मिलेगा 156,750। आई बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से फाइंड किया जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, जो कि आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब बच्चों क्रेडिट साइड के टोटल माइनस डेबिट साइड करोगे, पॉजिटिव आंसर आता है, मतलब आपका वो जीपी आया, जो कि डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। जो आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो बच्चों अपने इस क्वेश्चन में आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल के आ रहा है 576,750, 576,750, राइट बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली, ये जो क्वेश्चन 7, इसमें बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड बहुत 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 ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, राइट, जो कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करा लेते हैं। उसके बाद बच्चों इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट अपना ट्रेडिंग अकाउंट तो बन गया। अब दूसरा पार्ट जो है वो अपना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बोलेंगे कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है, कितने का आया है 576,750, 576,750। पर ये प्रॉफिट वो नहीं है जो आप घर ले जाओगे। इसके अलावा देखो बिजनेस में बहुत सारे खर्चे दिख रहे हैं बेटा, राइट। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम खर्चे देखते हैं और इनकम देखते हैं। कैपिटल ड्राइंग्स नहीं, परचेज सेल्स नहीं, परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं, स्टॉक नहीं, कैरेज इनवर्ड नहीं, सैलरी। तो बच्चों ये अपना पहला खर्चा आ गया टू सैलरी। नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी रिलेटेड, तो बच्चों सैलरी का अमाउंट हम लिख लेंगे 1,80,000 रुपये। फिर वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग में लिखते हैं। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस बच्चों आपको दिए हैं 1,20,000, 1,20,000। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड और अमाउंट भी क्रेडिट साइड है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अमाउंट क्रेडिट साइड पे है। तो बच्चों ये हमने लिख लिया बाय डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें मिला है कितना 15,000 रुपये। उसके बाद कमीशन मिला है तो बाय करके लिखेंगे
कमीशन रिसीव्ड, कितना है बच्चों कमीशन? कमीशन है, अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड भी है बच्चों, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, आप समझ जाओ। डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड दिया है 3000 रुपये, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है 6000 रुपये, राइट। उसके बाद बच्चों देखो ये आपको कंफ्यूज कर लेते हैं, फिर तुरंत लोन आ गया। बच्चों लोन वो लायबिलिटी है, वो इनकम नहीं है। बिल्स पेबल लायबिलिटी, इनकम नहीं, वैसे डेटर नहीं, बिल्स रिसीवेबल नहीं, क्रेडिटर्स नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर इनकम ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो सिंगल इफेक्ट ही आता है, पर सेम चीज अगर एडजस्टमेंट में दी हो तो दो इफेक्ट आती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस और दूसरा बैलेंस शीट में। अगर एक्सपेंस है तो लायबिलिटी और एसेट है, मतलब इनकम है तो एसेट साइड, इतना आपको ध्यान में रखना है। एक्सपेंस तो लायबिलिटी, इनकम तो एसेट। ओके बच्चों, फिर देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अच्छा भाई जाहिरात का खर्चा किया है इन लोगों ने, कितना किया है? 75,000। उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद क्या दिया है? स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो स्टेशनरी, कितना है बच्चों स्टेशनरी? स्टेशनरी है 9000 रुपये। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर एसेट है, एंड में दिया है रेंट, वैसे ज़्यादातर ये आगे दिया होता है। रेंट का अमाउंट है 18,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स, बैंक लोन इंटरेस्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट बच्चों ये है आपका 30,000 रुपये। तो कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 और 6 खर्चे आपको दिए हैं, और इनकम साइड आपकी 4 चीज़ें हैं। अब आप इनका टोटल करोगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे। चलो दोस्तों आप भी अपने पास कैलसी ले लो, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल निकालो, जो आएगा वो बच्चों आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो बच्चों कैपिटल में हम जोड़ देंगे अपना नेट प्रॉफिट, जो कि निकल के आ रहा है 168750। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं। अब बच्चों इसका आखिरी पोर्शन बैलेंस शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ चुका है। अब बच्चों बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन डेट होता है, आपको वो ध्यान देना है। इस तरफ होती हैं लायबिलिटीज अमाउंट, इस तरफ होते हैं एसेट्स और अमाउंट। डेबिट क्रेडिट गलती से भी बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। अब बच्चों क्वेश्चन में आप देखो तो आपको ओपनिंग कैपिटल, मतलब कि कैपिटल करके अमाउंट दिया हुआ है 6 लाख रुपए। उसके बाद आपने नेट प्रॉफिट कमाया है 1,68,750, जो कि आपने जोड़ दिया। फिर हम जो निकाल के ले गए हैं, एक हम ड्राइंग्स निकाल के ले गए हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 18,000 का, और दूसरे गुड्स हम ले गए हैं, है ना। गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले गए हैं, वो भी बेटा ड्राइंग्स ही कहलाता है, वो हम ले गए हैं 7,500। तो ओनर का नेट अभी इतना पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है। उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड की बड़ी बड़ी अमाउंट्स देख लो, तो उसमें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी देख सकते हो, और अगर आप आदत हो चुकी है तो आप उसको थोड़ा प्रेजेंटेशन पर्पस के तौर पे भी लिख सकते हो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऊपर लिखो। तो लॉन्ग टर्म में मेजर लायबिलिटीज एक आपकी बच्चों दिख रही है 10% बैंक लोन दिख रही है। बैंक लोन का पैसा जो है वो है आपका 3 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको आपको पैसा चुकाना है। क्रेडिटर्स 1,02,000 दिए हैं, प्लस
जो क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड रह गए थे, मतलब कि क्रेडिट परचेज जो लिखना रह गया था वो जोड़ दोगे, क्रेडिट परचेज। फिर बच्चों अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न जो है वो आप माइनस कर दोगे, जो कि आपको दिया हुआ था 7,500। तो कुल मिला के क्रेडिटर्स जो हैं उनको आपको 154,500 देने का है। देखो फिर से समझाता हूँ, 1,02,000 देने के बाकी थे और 60,000 का खरीदा तो टोटल 1,62,500 देने का होगा, पर 7,500 का पसंद नहीं आया, वो वापस किया, तो अब क्रेडिटर्स को 1,54,500 पे करने का होगा। फिर क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो है वो आपको दिया हुआ है 22,500 का। फिर बच्चों क्वेश्चन में हमारा एडजस्टमेंट में आया था, ट्रेडिंग में भी हमने जिसका इफेक्ट दिया था, मतलब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आ गए, अनपेड या आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो देना बाकी है, खर्चा हो गया है पर हमारा पे करना बाकी है, राइट, अभी उन लेबर्स को मजदूरी देने की है तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। वैसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया था, जिसकी सिंगल इफेक्ट होती है कि भाई अभी भी वो रेंट जो है वो चुकाना बाकी है। बच्चों इन सारी चीज़ों का आप टोटल करोगे तो आप टोटल करके देखो कितना अमाउंट आता है, और फिर बाद में हम यहाँ पे अपने एसेट्स के इफेक्ट्स देंगे। ओके, तो टोटल करके मिलता है 12,36,750 रुपये। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंटेशन बेसिस पे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैंड, ये जो कुछ होता है वो ऊपर की तरफ आता है, और जो शॉर्ट टर्म या करंट एसेट्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन में मशीन का जिक्र हुआ था। मशीन की वैल्यू आपको दी हुई है 1,35,000। इस पे अपना इंस्टॉलेशन का खर्चा जो कि हमने गलती से वेजिस में डाल दिया था वो एक्चुअल में यहाँ ऐड करने का होता है, तो यहाँ पे सही जगह पे उसको ऐड करके लिखेंगे कि इतनी वैल्यू होगी। बिल्डिंग का अपना एसेट है जो कि है 4,50,000 का। फिर उससे छोटा फर्नीचर दिया हुआ है 90,000। फिर बच्चों उसके बाद पार्ट पड़ जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के, कि भाई आपने कहीं पे पैसे लगाए हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है 1.5 लाख रुपए। फिर बच्चों अब करंट एसेट्स आएंगे, और करंट एसेट्स में डेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1,35,000 रुपये आपको लेने के हैं, प्लस आपने क्रेडिट पे और बेचा है उसके पैसे भी आपको वसूलने के हैं, मतलब कि रिसीव करने के हैं, माइनस जो वो लोग रिटर्न कर गए, मतलब कि क्रेडिट सेल्स रिटर्न उन्होंने वापस किया तो वो उतने पैसे आप कम लोगे उनसे। तो बच्चों बैलेंस अमाउंट आएगा 1,87,500। दोस्तों यहाँ पे जितना हो सके उतना सिंपल प्रेजेंटेशन चीज़ें कवर करें एंड आपका सही आंसर लाए, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर बच्चों बिल्स रिसीवेबल वो बच्चों आपको दिए हुए हैं 45,000, और दो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में हमने जो कैलकुलेट किया था, आगे ट्रेडिंग में लिखा था अपना एडजस्टमेंट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था 156,750। अब दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखा हो तो जो अपने गुड्स जल गए थे या चोरी हो गए थे, क्या हुआ था, यस जल गए थे, 7th नंबर का एडजस्टमेंट देखो, उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि वो पूरा क्लेम एक्सेप्ट करती है, मतलब पूरा पैसा देगी। तो आप इंश्योरेंस क्लेम के पैसे इंश्योरेंस कंपनी से अभी मांग रहे हो तो आपका हक है 15,000 रुपये में। तो दोस्तों ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड बन गई। तो दोस्तों इनका हम जब टोटल करेंगे तो आपको बैलेंस शीट टोटल मिलेगा, और वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से अपने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बच्चों बड़ा है, आई अंडरस्टैंड कि भाई काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं। 11th स्टैंडर्ड में आपको इनिशियल बेसिस पे दिक्कत ज़रूर होती है, पर बच्चों जनरेशन टू जनरेशन ये मेहनत आपको करनी ही पड़ती है, लोग करते ही आए हैं और अच्छा स्कोर भी करते हैं, राइट। तो दोस्तों
ऐसे ही बढ़िया से पढ़ो, प्रैक्टिस करो एंड अच्छा स्कोर करो।